गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज अपन फिर हाजिर है किराडू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर एक बहुत ही बेहतरीन वे इसकी मनोविज्ञान की क्लास लेके आपके सामने प्रस्तुत है। तो जिस तरीके से अपन ने लास्ट क्लास में चर्चा की कि किस प्रकार मनोविज्ञान अपने दैनिक जीवन में उपयोगी है, अपन ने उसकी परिभाषा देखी, उसके जो मूल रूप से उसके अंदर कंसेप्ट क्या क्या है। जैसे अपन ने पढ़ा शुरू शुरू में मानसिक क्रियाएं, अनुभव, व्यवहार। तो उस तरीके से मनोविज्ञान की एक परिभाषा गढ़ने की अपन ने प्रयास किया। ठीक है। तो आगे अपन इसी कड़ी में आगे थोड़ा बहुत अपन शुरू करते हैं। मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ, कौन कौन से संप्रदाय, कौन कौन से मत इसके अंदर प्रचलित है। तो इन मतों को आधार बनाते हुए ही मनोविज्ञान का विकास किया गया। अनेक प्रकार के सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, बुद्धि और इन तरीके के सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। तो अपन एक सरसरी दृष्टि से मनोविज्ञान में जो इसका विकास हुआ है कि मनोविज्ञान को सर्वप्रथम जैसे दर्शन शास्त्र का एक विषय माना गया। तो दर्शन शास्त्र के विषय मानने के पश्चात इसका विकास किस तरीके से हुआ, इसने समाज में, इसने विज्ञान में और एक विषयों के रूप में अपने आप को किस प्रकार स्थापित किया, उसकी चर्चा अपन शुरू करेंगे। तो जैसे कि आपको विदित है, अपना जो आधार रहता है वो एनसीईआरटी की बुक्स रहता है। तो उसी के आधार पर अपन इसको शुरू करते हैं, मनोविज्ञान का विकास। देखिए साथों, मनोविज्ञान का विकास, तो वैसे तो अपन मानते हैं कि आधुनिक मनोविज्ञान का जो विकास है वो आधुनिक मनोविज्ञान से पहले जो प्राचीन मनोविज्ञान है वो दर्शन शास्त्र से लिया गया है। लेकिन अपनी जो विषय वस्तु है वो आधुनिक मनोविज्ञान से अधिक जुड़ी हुई है। तो अपन आधुनिक मनोविज्ञान से ही मनोविज्ञान की शुरुआत करते हैं। ठीक है। तो आधुनिक मनोविज्ञान का जो विकास माना जाता है, उनका जो जनक माना जाता है, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट। किसको माना जाता है? विलियम वुंट। साथियों ध्यान देंगे आप कि बहुत सी किताबों में आपको विलियम जेम्स आधुनिक मनोविज्ञान के ज्ञाता, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। लेकिन मैं आपको फिर से याद दिला देना चाहता हूँ कि आप जो क्लासेस देख रहे हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक हैं, बिल्कुल सेलेक्टेड चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर कंटेंट पर विश्वास रखें। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को माना जाता है। अगर परीक्षा में प्रश्न आता है और उसको अगर मान लो कोई भी कोचिंग या कोई भी जैसे मान लो संस्था भी अगर विलियम जेम्स को आंसर मानती है, तो हालांकि वो मानेगी नहीं, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर विवादों से बचना चाहेगा और प्रश्नों को उस तरीके से देगा वो जहाँ पर ऑथेंटिक स्रोत उसके पास प्राप्त हो। ठीक है। तो आप आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को ही मानेंगे, न कि विलियम जेम्स को। इसको क्यों माना जाता है ध्यान देंगे आप, क्योंकि 1879 में विलियम वुंट ने जो जर्मनी का लिप्जिंग स्थान था, इस स्थान को आप ध्यान रखेंगे, कभी कभी सिंपल प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो जो जर्मनी का लिप्जिंग स्थान था, इन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। ध्यान दीजिएगा, आधुनिक मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की? विलियम वुंट ने। कहाँ पर स्थापित की? जर्मनी के लिप्जिग स्थान पर इसकी आधुनिक प्रयोगशाला, इसकी मनोविज्ञान की स्थापित की। इसलिए इनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है। तो इन्होंने एक प्रयोगशाला बनाई, जिस तरीके से आप अपन मानते हैं कि जैसे भूगोल विषय होता है, साइंस होती है, बायोलॉजी, साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब विषय होते हैं। तो इनमें प्रयोगशाला का बड़ा महत्व होता है। प्रयोगशाला का बड़ा महत्व होता है क्योंकि ये सभी क्या है, व्यवहारवादी सब्जेक्ट होते हैं जो अपने दैनिक जीवन में अपने को देखने को मिलते हैं, अपने को इनका यूज होता है। ठीक है। तो उसी तरीके से मनोविज्ञान को भी एक विज्ञान माना गया है ना। और उसका जो प्रथम प्रयोगशाला जिस तरीके से स्थापित की गई विलियम वुंट ने जर्मनी में, तो इन्होंने एक विधि विकसित की, अंतर्निरीक्षण विधि। मनोविज्ञान की अंतर्निरीक्षण विधि किसने प्रतिपादित की थी? विलियम वुंट ने। तो ये क्या थी, ध्यान देंगे आप कि जो अंतर्निरीक्षण विधि थी, देखिए किसी भी व्यवहार का, किसी भी व्यक्ति का, जैसे मैं हूँ, आप मुझको मेरे बारे में पूछोगे, ठीक है, तो अब एक विधि इन्होंने विकसित की, अंतर्निरीक्षण, जिसे बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन किस प्रकार से होता है? ये होता है अपने खुद का आत्मनिरीक्षण, अपने खुद का आत्मनिरीक्षण। जैसे अपन स्वयं
स्वयं के बारे में क्या सोचते हैं। जैसे मैं स्वयं के बारे में क्या सोचता हूँ, मैं किस तरीके का इंसान हूँ, मैं किस जगह पर अच्छा हूँ, मैं किस जगह पर बुरा हूँ, मेरी अच्छाइयाँ क्या है, मेरी बुराइयाँ क्या है, मेरे प्लस पॉइंट क्या है, मेरे माइनस पॉइंट क्या है। ठीक है। तो इस तरीके से अपने खुद का अंदर से निरीक्षण करना क्या कहलाता है, अंतर निरीक्षण। ठीक है। इसके लिए इन्होंने जो अनुभव के लिए जो पद बताया वो बताया सचेतन अनुभव। सचेतन अनुभव क्या होता है, जब अपनी चेतना अपना जो मनुष्य का जो दिमाग होता है, तीन तीन स्तर में कार्य करता है, चेतन, अर्धचेतन और अवचेतन। ठीक है। जब अपन आगे सिगमंड फ्राइड को पढ़ेंगे अधिगम के सिद्धांतों में, तो अब हम उनकी चर्चा करेंगे। तो अभी तो अपन ये ध्यान रखते हैं कि अपने दिमाग के जो तीन स्तर होते हैं उनमें एक होता है अपना सचेतन अनुभव। सचेतन अनुभव ये होता है कि अपन अपना जो मनुष्य का मस्तिष्क है वो जागृत अवस्था में किस तरीके के व्यवहार को क्रिएट कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं, सचेतन अनुभव। विलियम वुंट के इस विधि को अंतर्निरीक्षण विधि कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे इसको, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। और इनके जो संप्रदाय है इसको क्या कहा जाता है, संरचनावादी संप्रदाय। क्या कहा जाता है, संरचनावादी संप्रदाय। क्योंकि ये किस पर जोर देता है, ये मन की संरचना पर जोर देता है, चेतना की संरचना पर जोर देता है। किसकी संरचना पर, मन की संरचना। ध्यान दीजिएगा, किस पर जोर देता है ये, मन की संरचना पर जोर देता है कि मन की जो संरचना है अंदर से किस प्रकार से है। तो उसके लिए इसने अंतर्निरीक्षण विधि बताई और सचेतन अनुभवों को काम में लिया। ठीक है। तो एक चीज अपन ध्यान देंगे कि मन की संरचना के बारे में विलियम वुंट ने चर्चा की। तो क्या मन की संरचना बाह्य से प्रदर्शित हो सकती है? क्या आप मेरे मन को देख सकते हो क्या बाहर से, कि इनका मन किस तरीके से है, इनके दिमाग में क्या चल रहा है, इनके मन में क्या चल रहा है। तो जो ये अंतर्निरीक्षण विधि थी एक तरीके से बाह्य रूप से प्रेक्षित नहीं थी, तो अपन इसका मापन नहीं कर पा रहे थे। अपन ये सच में निर्धारित नहीं कर पा रहे थे कि एक व्यक्ति मन में कोई भी किसी भी चीज़ हो सकता है। ठीक है। हो सकता है मैं आपके सामने अच्छा अच्छा बोलूं, लेकिन मैं हो सकता है मन में से एक अच्छा इंसान नहीं हूं। तो आप मेरे व्यक्तित्व का निर्धारण, आप मेरे मनोविज्ञान का निर्धारण किस तरीके से करोगे, नहीं कर पाओगे। हाँ। तो उस जो ये विधि थी यहाँ पर आकर खारिज होती है कि ये बाह्य रूप से प्रेक्षित विधि नहीं थी, बाह्य रूप से प्रेक्षित विधि नहीं थी। इसलिए ये जो संप्रदाय है ये धीरे धीरे यहीं पर ही मतलब दम तोड़ने लगता है। और आगे जो संप्रदाय आता है विलियम जेम्स का प्रकार्यवाद। कौन सा संप्रदाय आता है, विलियम जेम्स का प्रकार्यवाद। देखिए ध्यान दीजिए, कभी कभी सिंपल प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते रहे हैं, और ना आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो आप ध्यान दें, सीधे सीधे प्रश्नों को भी याद करें कि प्रकार्यवाद का संस्थापक किसे माना जाता है, विलियम जेम्स को। आधुनिक जो मनोविज्ञान है उसका जनक है जो विलियम वुंट को माना जाता है। और जो प्रकार्यवाद है, फंक्शनलिज्म, उसका जो ज्ञाता है, उसका जो जनक है वो विलियम जेम्स को माना जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी थी, थोड़ा ध्यान रखेंगे अपन। वैसे रीट पात्रता में बुक्स का वैसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत अपन ध्यान रखेंगे क्योंकि जो विलियम जेम्स है उनका मनोविज्ञान में काफ़ी अच्छा योगदान है। ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इनकी बुक का नाम है। तो जहाँ पर अब विलियम वुंट मन की संरचना का अध्ययन करते थे उसके बारे में उसको मूल बिंदु रखे और अपना जो सिद्धांत देते थे, उसके इतर उसके विरुद्ध में विलियम जेम्स ने मन को संरचना के बजाय किस पर ध्यान दिया, मन के कार्य पर, कि मन कार्य किस प्रकार करता है। अपने को उसकी संरचना से कोई मतलब नहीं है, अपने को इस बात का ध्यान रखना है कि मन कार्य किस प्रकार करता है। और उसी के आधार पर उन्होंने किस संप्रदाय का प्रतिपादन किया, प्रकार्यवाद। ठीक है। इनके ही एक जो साथी थे जॉन डीवी, जिनको आप प्रकार्यवाद का एक तरीके से सहायक जनक मान सकते हैं, जो इनके सहायक थे इनके जॉन डीवी। तो इन्होंने प्रकार्यवाद में इनके साथ काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया। तो जॉन डीवी ये मानते थे कि अपन जो मन है वो किस तरीके से कार्य करता है और वो वातावरण से किस प्रकार अनुकूलन स्थापित करता है। जहाँ विलियम वुंट ने अंतर्निरीक्षण विधि बताई थी, तो इन्होंने क्या कहा था कि वातावरण से अनुकूलन किस प्रकार करता है। तो ये प्रकार्यवाद की परिभाषा इन्होंने दी थी। ठीक है। उसके बाद देखिए
विलियम जेम्स ने प्रकार्यवाद का दिया मन के कार्य। मन के कार्य इस तरीके से बताए कि मन कार्य किस प्रकार करता है। लेकिन फिर भी यहाँ भी जो आसपास के जो और भी मनोवैज्ञानिक थे उनको संतुष्टि नहीं हुई। भाई आप मन किस प्रकार कार्य कर रहा है अंदर से कैसे जाके देखोगे। जैसे कोई मशीन है, जैसे कोई मशीन है, जैसे मान लो ये कंप्यूटर है जिस पे अपन अपन वीडियो शूट कर रहे हैं, तो इसके अंदर तो अपन इसको खोल के और देख सकते हैं कि इसमें कौन सी चिप कहाँ लगी हुई है, कौन सी चिप किस प्रकार तरीके से काम कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी कौन सी चिप में आ रही है और इसको स्क्रीन को जो है ना वो प्रकाशित कर पा रही है। तो लेकिन मन को आप कैसे देखोगे कि मन कार्य किस प्रकार कर रहा है, कौन सी चीज़ें जो मन को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही है। तो ये जो सिद्धांत है ये भी धीरे धीरे आते आते धूमिल हो गया। और एक जो सिद्धांत आया वो आया गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। कौन सा सिद्धांत आया? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान किस पर बल देता है भाई? जहाँ पर विलियम वुंट ने कहा है कि मन की संरचना से ही मनोविज्ञान निर्धारित होता है। फिर विलियम जेम्स ने कहा है कि जो कार्य है किसके, मन के कार्य है, उनसे मनोविज्ञान निर्धारित होता है। उसके अलावा जो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने कहा था कि कुछ नहीं, मनोविज्ञान क्या है, जो अपन प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं ना वही वही क्या है, मनोविज्ञान है। जो अपनी ज्ञानेंद्रियां आँख नाक कान जीभ त्वचा प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करती है वही क्या है, मनोविज्ञान है। और उससे जो अपने प्रत्यक्ष अनुभवों का जो समस्त योग है उसके वो क्या बोलते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं। तो जैसे अपन अधिगम के सिद्धांत पढ़ेंगे तो गेस्टाल्टवादियों ने अलग अलग सिद्धांत दिए थे, लेकिन मूल रूप से आप इस तरीके से समझिए थे कि गेस्टाल्टवाद है वो जो वास्तविक अनुभव जीवन में घटित होते हैं उनके आधार पर मनोविज्ञान को परिभाषित करते हैं। और वो क्या है, समस्त योग, किसको, अनुभवों को किसके रूप में प्रदर्शित करते हैं, समग्र योग। मतलब अनुभव क्या होते हैं, संपूर्ण होते हैं। क्या होते हैं, संपूर्ण, जिसको गेस्टाल्ट कहते हैं। संपूर्ण का मतलब जैसे मान लो एक कार जा रही है, ठीक है, कार जा रही है तो आप उसको कार को किस तरीके से उसका प्रत्यक्षण करोगे, उसको किस प्रकार देखोगे। भाई कार जा रही है तो आप उसका टायर को अलग थोड़ी देखोगे, आप उसकी खिड़की को अलग थोड़ी देखोगे, आप उसकी स्टीयरिंग को अलग थोड़ी देखोगे। आप कैसे देखोगे, संपूर्ण कार को देखोगे कि सामने से एक कार जा रही है। ये थोड़ी बोलोगे कि एक चार टायर पर कोई लोहे का डिब्बा जा रहा है, ये थोड़ी बोलोगे। साइकिल देखोगे तो साइकिल की सीट को अलग थोड़ी करके देखोगे, पूरी साइकिल को देखोगे। आई बात समझ में? तो जैसे कोई मनुष्य है, मनुष्य को देखोगे तो उसको हाथ को थोड़ी, भाई इसके हाथ अलग है, इसका ये हाथ अलग है। तो पूरा अपन समस्त योग संपूर्ण, जिसे अपन बोलते हैं 100%, किसी भी चीज़ का 100% अपने आप का क्या होता है, कोई भी चीज़ अपने आप का कितना प्रतिशत होती है, 100%। तो उस तरीके से गेस्टाल्टवादियों ने कहा गया कि मनोविज्ञान कुछ नहीं है, जो आप प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हो ना वही मनोविज्ञान है। मन की संरचना, मन के कार्य, सब ये काल्पनिक बातें हैं, ये अंदर की बातें हैं, उससे कोई मनोविज्ञान का लेना देना नहीं है। तो गेस्टाल्टवादियों ने किस पर बल दिया, प्रात्यक्षिक अनुभव पर। आई बात समझ में? उसके बाद ठीक है, तो उसके बाद आता है व्यवहारवाद। कौन सा संप्रदाय आता है, व्यवहारवाद। पूरा जो मनोविज्ञान है, अपना जो पूरा सिलेबस है इसी के इर्द गिर्द घूमता है। इसी से ही अपने जो अधिगम के सिद्धांत है उनका जन्म हुआ है। इसी से ही आधुनिक जो मनोविज्ञान है वो इसी से ही अपनी संरचना, वस्तु, विषय वस्तु प्राप्त करता है। ठीक है, तो व्यवहारवाद जैसे अपन ने कल की परिभाषा में पढ़ाई भी की थी इसकी, कि मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं और अनुभवों, समस्त जो प्रात्यक्षिक अनुभव है उनके व्यवहार, क्या है, व्यवहारिक है मनोविज्ञान। तो व्यवहारवाद का जनक माना जाता है जॉन वॉटसन को। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर आजकल प्रश्नों की प्रवृत्ति इस तरीके से बढ़ती जा रही है कि आपको जैसे इस तरीके से दे देगा कि निम्न को सम्मिलित कीजिए, इधर लिख देगा व्यवहारवाद, इधर लिख देगा आत्मनिरीक्षणवाद, ठीक है, और भी लिख देगा, और इधर उनके जो जो उनके प्रवर्तक है उनको नाम लिख देगा, और प्रश्न सीधा पूछेगा सम्मिलित कीजिए। ठीक है ना, इस तरीके के प्रश्न आपको आने चाहिए, क्योंकि अपने लिए एग्जाम में सिलेक्ट होने के लिए एक नंबर नहीं, 0.00001 ये नंबर भी बहुत मायने रखते हैं। तो अपने लिए एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
सॉरी। तो जॉन वाटसन ने व्यवहारवाद को जन्म दिया, और उन्होंने जहाँ पर विलियम वुंट और जो विलियम जेम्स थे, उन्होंने मन और चेतना की बात कर रहे थे वो, कि मन और चेतना का अध्ययन, मन और चेतना का कार्य मनोविज्ञान कहलाता है। तो उन्होंने इसको खारिज कर दिया, और उन्होंने क्या किया कि मनोविज्ञान का केंद्रीय विषय क्या है, व्यवहार, बिहेवियर, क्या है, व्यवहार। और व्यवहार की परिभाषा अपन ने कल के लेक्चर में की थी, कि किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया क्या होती है, व्यवहार होती है। किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया क्या होती है, व्यवहार होती है। ठीक है। जैसे आ, अपन ने कल उदाहरण देखा था कि मान लो आपको पेन चुभाई जाए और आप अपने हाथ को पीछे खींच लो, तो उसका रिएक्शन, उसकी प्रतिवर्त क्रिया क्या है, हाथ को पीछे खींचना। तो इसे क्या बोलते हैं अपन, व्यवहार। किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का किसी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया क्या कहलाती है, व्यवहार। देखिए ध्यान दीजिए, व्यवहारवाद वाटसन ने प्रतिपादित किया है, और उन्होंने ये कहा है कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में निर्माण होता है उसके वातावरण का। किसका होता है, वातावरण का। ठीक है। तो जॉन वॉटसन जो मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने ये कहा था कि आप मुझको कोई सा भी एक बच्चा दे दीजिए। ठीक है, ध्यान से समझिए। आप मुझे कोई सा भी एक बच्चा दे दीजिए, मैं उसको चोर भी बना सकता हूँ, मैं उसको कलेक्टर भी बना सकता हूँ, मैं उसको नेता भी बना सकता हूँ, मैं उसको उद्योगपति भी बना सकता हूँ। समझ रहे हो। तो अगर वो ये बात दावा कर रहे हैं कि आप मेरे को छोटा बच्चा दे दीजिए, मतलब जो भी पैदा हुआ है, और उसको मेरे पास रखिए, तो मैं उसको कुछ भी बना सकता हूँ। कितनी बड़ी बात कही है उन्होंने। इसका मतलब ये है कि जो अपना जो व्यक्तित्व है उसमें किसका विकास, उसके विकास में किसका योगदान होता है, सबसे ज़्यादा वातावरण का। ध्यान दीजिए, अपन भी प्रतियोगी परीक्षाएं की तैयारी कर रहे हैं, तो अपनी संगति, अपनी जो आसपास का जो वातावरण है इस तरीके का होना चाहिए कि वो अपने को एग्जाम के प्रति पोषित करे। ठीक है। इस तरीके से मतलब उसको अपने को प्रेरित करे, न कि इस तरीके का कि नहीं नहीं तेरे से तो नहीं होगा, तू कैसे इसकी तैयारी कर सकता है, तू तो वैसे ही 10वीं में तो तू तो थर्ड डिवीजन पास हुआ था। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। जब वॉटसन ये बात कह सकते हैं कि मैं चोर कलेक्टर कुछ भी बना सकता हूँ, इसका मतलब ये है कि आप भी कुछ भी बन सकते हैं जीवन में, बशर्ते आपको आवश्यकता है एक अच्छे अभिप्रेरित करने वाले टीचर की, एक अच्छे कंटेंट प्रदान करने वाले टीचर की। ठीक है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि व्यवहारवाद का जनक कौन था, जॉन वाटसन। ठीक है। फिर उसके बाद एक बहुत ही शानदार मनोवैज्ञानिक, यूँ कह सकते हैं मेरे फेवरेट है, मान के चलो आप इनको, सिगमंड फ्राइड को। मैंने इनकी एक दो की बुक्स और भी पढ़ी है। तो सिगमंड फ्राइड इस तरीके के इंसान हैं। देखिए, तीन व्यक्ति हैं, तीन व्यक्ति माने जाते हैं। विश्व में तीन व्यक्ति इस तरीके के माने जाते हैं जिन्होंने पूरे विश्व को चेंज कर दिया। पूरे विश्व को ऐसे समझिए आप, झंकृत करके रख दिया। मतलब लोग बाग जहाँ पर सोचना बंद कर चुके थे ना, वहाँ इन जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस तरीके के सिद्धांत दिए कि इन्होंने पूरी पृथ्वी, पूरे जो विश्व का है ना ढांचा बदल दिया। कौन कौन सा? एक तो थे चार्ल्स डार्विन। कौन से थे? चार्ल्स डार्विन। ठीक है। दूसरे थे कार्ल मार्क्स। और तीसरा नाम आता है सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड। देखिए, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर सिगमंड फ्राइड की जो इम्पोर्टेंस है उसको सिद्ध करना चाह रहा हूँ। इनको इनके साथ रख के सिगमंड फ्राइड के जो सिद्धांत है उसकी महत्ता आपको सिद्ध करना चाह रहा हूँ कि सिगमंड फ्राइड बहुत ही जो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने एक तरीके से सोच को बदल दिया कि किस तरीके से सोचा जाता है। चार्ल्स डार्विन का आपको पता ही, जीव विज्ञान में जिन्होंने जी उसकी विकास का सिद्धांत दिया था कि विकास मनुष्य का किस तरह से हुआ। कार्ल मार्क्स थे जो इकोनॉमी में बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री होते हैं, उन्होंने विश्व को दो भागों में परिवर्तित कर दिया था। कौन कौन से? केवल अमीर और गरीब, दो भाग होते हैं। और सिगमंड फ्राइड थे, इन्होंने क्या कहा था कि मानव की जो व्यवहार होता है उसकी अचेतन इच्छाएं होती है। बहुत बड़ी बात है ये अचेतन इच्छाएं, इसको समझ जाओगे ना तो जीवन में पार हो जाएगी आपकी अचेतन इच्छाएं होती क्या है। आप देखते हो आजकल बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं,
मर्डर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, चोरी हो रही है, ठीक है, उनको रोकने का इस तरीके से, इससे बढ़िया कोई अगर तरीका हो, बिल्कुल नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। तो क्योंकि किसी भी, अगर अपन इसका अध्ययन कर लेंगे कि वो चोरी क्यों कर रहा है, रेप क्यों कर रहा है, मर्डर क्यों कर रहा है, अगर अपन उसके कारणों का अध्ययन कर लेंगे, उसके मन को अध्ययन कर लेंगे ना, कि ये कर रहा क्यों है, किस तरीके से कर रहा है, तो अपन उनके ठीक तरीके से उनको उनका समाधान भी कर पाएंगे। तो कौन सी इन्होंने सबसे ज़्यादा किस पर जोर दिया? अचेतन इच्छाएं। अचेतन इच्छाएं मतलब अपने जो दिमाग का ऐसा हिस्सा जो बिल्कुल अभी जागृत नहीं है, लेकिन उसके बारे में अपन सोचते रहते हैं अंदर ही अंदर। आप सपने देखते हो क्या? सपने तो सभी देखते होंगे। कौन से सपने हैं? टीचर बनने के? वो सपने नहीं। सपने जो जैविक रूप से अपन सोते हैं तब आते हैं ना, वो सपने। तो आपने देखा होगा सपने आ रहे क्यों हैं? ऐसी चीज़ें, देखो सपने वही होते हैं जो आपको, जो चीज़ आपने कभी स्मरण की हो, आपने कभी देखी हो, वही आपके सपनों में आएगी। ठीक है ना? जैसे सपनों का राजकुमार, सपनों की राजकुमारी, तो वो चीज़ आपने मन में गढ़ रखी है कि सपनों का राजकुमार इस तरीके का होता है ना? तो सपना ऐसी चीज़ है जो अपन अचेतन मन से, अचेतन रूप से देखते हैं। किस तरीके से? अचेतन रूप से देखते हैं। तो सिगमंड फ्रायड थे, इन्होंने एक किताब भी लिखी थी। मैं थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा ज़्यादा बता रहा हूँ, सपनों का मनोविज्ञान। जब आप टीचर बन जाओ तो एक, तो उस टाइम इस बुक को जरूर पढ़ना, बहुत ही शानदार बुक है। ठीक है? तो इन्होंने, सिगमंड फ्रायड का आगे बहुत ज़्यादा योगदान आएगा, अपन इनके तो कम से कम 3-4 लेक्चर होंगे। तो इन्होंने क्या कहा कि अपना जो व्यवहार है ना, वो अपने दिमाग में दबी हुई इच्छाओं के कारण होता है। किस कारण होता है? दबी हुई इच्छा के कारण। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, सामने कोई व्यक्ति है, उसने मेरे को गाली निकाली, ठीक है, गाली निकाली तो क्यों निकाली? क्योंकि उसके मन में मेरे प्रति कुछ था, दबी हुई इच्छाएं थी, तभी तो उसने मेरे को गाली निकाली। ठीक है? तो सिगमंड फ्रायड क्या बोलते हैं कि जो मानव व्यवहार है ना, वो क्या है? अचेतन इच्छाएं, जो अपना दिमाग का ऐसा भाग जो जागृत नहीं है, अपन उसके बारे में भी सोच रहे हैं लेकिन फिर भी वो दिमाग में, अपने दिमाग में चलता रहता है। तो उन उसके अंदर उत्पन्न होने वाली इच्छाएं और उसके अंदर उत्पन्न होने वाले द्वंद्व, द्वंद्व क्या होते हैं? तो अपन इसका विस्तृत चर्चा तो बाद में करेंगे, लेकिन अभी समझ लिए कि कोई भी चीज़ के, जैसे दो चीज़ों में से एक चीज चूज करते हैं ना अपन, तो उसको द्वंद्व बोलते हैं। जैसे मान लो आप में से बहुत सारे जो साथी है वो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मान लो कुछ दिनों बाद ही पटवारी की भर्ती आ जाएगी, तो आपके मन में क्या उत्पन्न हो गया? द्वंद्व, कि शिक्षक भर्ती की करूँ या पटवारी की करूँ। तो वो क्या है? द्वंद्व। तो जो मानव का व्यवहार है, जो अपना अचेतन इच्छाएं हैं, उनका द्वंद्वों का क्या है? गतिशील प्रदर्शन। आपको लग रहा होगा कि बहुत ही ज़्यादा टफ लैंग्वेज है ना, लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं इस आपको इसी लैंग्वेज में ही पढ़ाऊँगा, क्योंकि प्रश्न इसी लैंग्वेज में ही आएंगे। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, जब आप यूट्यूब पे क्लासेस देखते हैं तो आप वहाँ पर अपने जो सुझाव हैं वो भी वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है? तो बिल्कुल भी भद्र भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, तो वो आपकी परिवरिश को दर्शाएगा, आपके जो इस तरीके का दर्शाएगा कि आप कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हो। तो आप बिल्कुल भी अभद्र कमेंट नहीं करेंगे, बिल्कुल आपके जो सुझाव हैं वो बिल्कुल स्वीकार किए जाएंगे और उन पर अमल किया जाएगा। ठीक है? तो जो मानव व्यवहार है वो अचेतन इच्छाओं और द्वंद्वों का गतिशील प्रदर्शन है। गतिशील प्रदर्शन का मतलब यह है कि जो अपने अचेतन में इच्छाएं हैं, दमित इच्छाएं हैं, वो हमेशा निरंतर गतिशील रहती है। अभी अपन क्या सोच रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है मेरे दिमाग में ये चल रही हो कि यार घर जाके यार वो रसगुल्ले का डब्बा तो पड़ा ही था, उसमें तो एक रसगुल्ला ही नहीं खा के आए अपन। तो ये क्या है? ये अचेतन इच्छाएं हैं जो अपन और कार्य कर रहे हैं फिर भी अपने दिमाग में चलती रहती है। ठीक है? तो इनको बोलते हैं दमित इच्छाएं। क्या बोलते हैं इनको? दमित इच्छाएं। तो इन दमित इच्छाओं के ऊपर सिगमंड फ्रायड ने एक मनोविज्ञान की एक बहुत ही शानदार विधि विकसित की, जिसे बोलते हैं मनोविश्लेषण। क्या बोलते हैं उसको? मनोविश्लेषण। ठीक है? मन का विश्लेषण बहुत ही इम्पोर्टेंट विधि है। इसमें क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। जो सिगमंड फ्रायड थे ना, तो ऑस्ट्रिया देश है ना, वहाँ के थे। तो ऑस्ट्रिया देश में थे तो वहाँ पर क्या है जी, ये क्या है, पहले तो केवल जैसे पढ़ते थे, पढ़ाते थे, लेकिन जैसे एक बार क्या है, ये अपने दोस्त के साथ उनके भाई को देखने के लिए किसी जो
मानसिक रूप से जो विमंदित व्यक्ति होते हैं, जैसे अपन अपनी विकृत भाषा जो होती है, जो कि अपने को बोलनी नहीं चाहिए, उसको अपन कह देते हैं पागलखाना। बहुत ही गंदा शब्द है, अपने को नहीं बोलना चाहिए। तो वो क्या है, उस हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर वो लोगों का अध्ययन करते हैं, अलग अलग तरीके से वो व्यवहार कर रहे थे। बिल्कुल हष्ट पुष्ट लोग भी क्या है, थोड़े से मानसिक रूप से विमंदित दिखाई दिए। तो उन्होंने पूछा वहाँ के हॉस्पिटल के मालिक से, भाई इनके ऊपर आप किस तरीके से जो है कौन सा उपचार कर रहे हो, किस तरीके से उपचार कर रहे हो। भाई कुछ नहीं, हम तो इनको नींद इंजेक्शन देते हैं, जिससे ये सोते रहते हैं, पड़े रहते हैं, बस हो रहा है इनका इलाज। तो उन्होंने कहा कि मुझे इनमें से 10 व्यक्ति दे दो। कितने व्यक्ति दे दो? 10 व्यक्ति। तो बोला आप क्या करोगे? बोलो मैं इनको ठीक करके बताऊंगा। तो हंसने लगे उनके ऊपर, बोले सर जाओ, आप तो पढ़ाते हो, आप पढ़ाना शुरू करो, इनका कहाँ इलाज करोगे आप। तो जो सिगमंड फ्राइड थे उन्होंने उनको ले गया है ना, और उनको आंखें बंद करके लिटा दिया, सबको 10 के 10 को। और उनको आंखें बंद करके उनको पूछा सबसे, भाई बता तेरे दिमाग में चल क्या रहा है। तो जैसे ही उनको, जैसे नींद की अवस्था में आए, नींद की अवस्था में आदमी वैसे समाधि की अवस्था में होता है, आधा मरा होता है। तो जैसे ही वो नींद की अवस्था में आए, उन्होंने पूछा भाई तुम्हें मतलब क्या दिखाई देता है, तुम सोचते क्या हो। तो उन्होंने कहा मेरे को सपने में भूत दिखाई देता है, मेरे को तो डाकू दिखाई देता है, मेरे को तो रसगुल्ले दिखाई देते हैं, मेरे को गुलाब जामुन दिखाई देते हैं। तो उन्होंने उन व्यक्तियों ने अपने अंदर के अनुभव, सपनों के अनुभव जो बताए ना, उनके आधार पर इन्होंने, सिगमंड फ्राइड ने ये निष्कर्ष निकाला कि जो इनकी जो दमित इच्छाएं हैं ना, वो इच्छाएं दबी रहने के कारण इनका जो मानसिक जो विकास है ना, या जो मानसिक विमनता इनके कारण उत्पन्न हुई है। तो उन्होंने उनके मन का विश्लेषण करके, उनके मन के उद्गार निकाले। जैसे अपन किसी चीज़ से नाराज होते हैं ना, तो अपन कहते हैं ना भाई गुस्सा थूक दे, है ना। तो अपन किसी के ऊपर जैसे गुस्सा करते हैं और अपन उसको कुछ कह देते हैं ना, तो अपना गुस्सा शांत हो जाता है। उसी तरीके से सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषण में इन लोगों को ये कहा कि आप जो अपने मन में आ रहा है ना वो बोलो, जो अपने मन में आ रहा है वो बोलो। इस प्रक्रिया को बोलते हैं कैथारसिस। क्या बोलते हैं? कैथारसिस। अपन थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले रहे हैं बस। कैथारसिस बोलते हैं मतलब अपने मन में जो आ रहा है ना उसको प्रदर्शित करना। तो इस तरीके से इन्होंने 10 ही नहीं, वहाँ के जो ऑस्ट्रिया के उस हॉस्पिटल के 2 से जो व्यक्ति थे उनको बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। ठीक है, किस विधि के द्वारा? ये मनोविश्लेषण विधि के द्वारा। जैसे आगे अपन मानव विकास पढ़ेंगे और सिद्धांत पढ़ेंगे ना, तब भी सिगमंड फ्राइड की चर्चा आएगी। तो अभी अपन शुरू थोड़ा सा आगे और देखते हैं इनके बारे में। जी, तो अपन ने वहाँ तक देखा। उसके बाद देखते हैं अपन मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक परिदृश्य से। संज्ञान सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जीन पियाजे और जिनके संज्ञानात्मक सिद्धांत, इनके इर्द गिर्द ही घूमेंगे। तो अभी इसमें देखते हैं अपन संज्ञान होता क्या है। संज्ञान सम प्लस ज्ञान, किसी भी चीज़ का ज्ञान। तो किस तरीके से देखो, मोटे मोटे दिमाग में ये ध्यान रखो भाई, दिमाग से संबंधित जो भी काम होगा ना वो संज्ञान में आएगा। किस में आएगा? संज्ञान में। देखो दिमाग से संबंधित कौन कौन से काम होते हैं। चिंतन करते हो किसी भी चीज़ के बारे में, करते हैं किसी भी चीज़ की समझ विकसित करते हैं। प्रत्यक्षण, प्रत्यक्षण मतलब देखना, देखकर उसको निर्णय करना। मैंने कल भी बताया था, जैसे कोई गाड़ी जा रही है, ठीक है, गाड़ी जा रही है, अपन ने देखा कि ये लोहे की बनी हुई है और इसके लोहे के ही पहिए हैं। तो अपन ने कौन ध्यान उसमें देखा और उसको देख के क्या बोला कि ये तो रेलगाड़ी है। क्या है? रेलगाड़ी। तो ये क्या है? उसका प्रत्यक्षण। कोई जैसे एक जानवर था, वो उड़ रहा था, ठीक है, और उसके रंग बिरंगे पंख थे। जैसे ही वो छत पे आके बैठा रहा, नाचने लगा, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? यार मोर होगा, मोर। क्या होगा? मोर, है ना। तो उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यक्षण। स्मरण, स्मरण आप जानते हो, किसी भी चीज़ को इस तरीके से याद करना ताकि अपन उसको जब जरूरत पड़े तो उसको यूज में ले सके। ठीक है। फिर समस्या समाधान, कोई सा भी समस्या समाधान हो सकता है। दैनिक जीवन से संबंधित, गणितीय भाषा से संबंधित, आपकी लाइफ से या आपके जो निजी जीवन है उसमें भी कोई समस्या आ सकती है। तो उसका समाधान कैसे करोगे? संज्ञान से, मतलब दिमाग से संबंधित जो भी काम होगा, दिमाग से संबंधित जो भी काम होगा उसे क्या बोलते हैं? संज्ञानन। ठीक है। तो संज्ञानात्मक जो सिद्धांत है उसमें दो मनोवैज्ञानिक है, उनका नाम आता है। इनका विस्तृत रूप से चर्चा अपन करते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा अपन देखते हैं कि जो संज्ञानवाद से संबंधित जो संप्रदाय है
उसे कौन सा संप्रदाय बोलते हैं? निर्मितिवाद। कौन सा? निर्मितिवाद। तो अपन ने थोड़ा सा एक रिवीजन करते हैं। अपन कौन सा संप्रदाय देख लिया अपन ने? तो विलियम वुंट का अंतर्निरीक्षण देख लिया अपन ने, ठीक है। विलियम जेम्स का देख लिया अपन ने, कौन सा? प्रकार्यवाद। उसके बाद अपन ने देख लिया गेस्टाल्टवाद, ठीक है। उसके बाद अपन ने सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणवाद, और उसके बाद आता है निर्मितिवाद, ठीक है। संज्ञानवाद या निर्मितिवाद भी बोलते हैं। इसके दो जो मूल मनोवैज्ञानिक हैं वो हैं जीन पियाजे और वाइगोत्स्की। देखिए ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जैसे सी-टेट हो गया या रीट हो गया, हैं, जिसमें जीन पियाजे को नहीं पूछा जाता हो। किसी भी एग्जामिनर का फेवरेट है जीन पियाजे। कहीं से भी पर्सन नहीं मिलेगा ना, कहाँ से उठाएगा? जीन पियाजे से, या फिर वाइगोत्स्की से भी ज़्यादा किससे? जीन पियाजे से। तो जीन पियाजे ने क्या कहते हैं कि जो बच्चा होता है या कोई भी मनुष्य होता है वो अपने मन का निर्माण खुद करता है। कौन करता है? खुद करता है, सक्रिय रूप से करता है, मतलब वो खुद ही सीखता है। जीन पियाजे ने 4 अवस्था बताई थी जो अपन मानव विकास में पढ़ेंगे, ठीक है। इसका मतलब उसने कहा था कि मन का जो निर्माण होता है वो खुद स्वयं करता है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो अपने संज्ञान का, वैसे वैसे वो अपनी संरचना का, अपने अपने दिमाग का विकास करता जाएगा। और जबकि इसके उल्टे वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि जो कोई भी संज्ञान होता है, कोई भी क्रिया होती है, मानसिक क्रिया, कोई भी व्यवहार होता है, वो किसका उत्पाद है? वातावरण की अंतःक्रिया। कोई भी बच्चा है वो किस कारण किसी भी व्यवहार को कर पाता है? क्योंकि वो उसके वातावरण के कारण उसको कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ तक अपन ने जो चर्चा की मनोविज्ञान के संप्रदाय, मनोविज्ञान का विकास शुरू किया, ठीक है। इसके बाद अपन जो मूल रूप से अपना जो टॉपिक है बाल विकास, उसको कल से शुरू करेंगे। और हमें आशा है कि आप इसका रिवीजन डेली करते होंगे। शीघ्र ही हम विज्ञान की क्लासें भी 1-2 दिन में शुरू करने वाले हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।